मैंने टार्जन को अरमान भाई के पास गिरवी रखा था और फिर 2 दिन तक कई सारे मुर्दों से लड़ने के बाद आखिरकार मैंने वो मिशन कंप्लीट कर दिया था और मवेश को उसकी सोने की चिड़िया दे दी थी। अब मैं सुबह सुबह टैक्सी में बैठ के अरमान भाई की वर्कशॉप में जा रहा था, पर टार्जन को वापस लाने के लिए मेरे पास अभी भी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ था। तो मैं सोचा कि अरमान भाई से मिलके थोड़े पैसों के लिए और मोहलत ले लूं। और मुझे इतना तो पता था कि अरमान भाई थोड़े दिन पैसों के लिए और रुक जाएंगे और मुझे अपने टार्जन को वापस कर देंगे। अब उनकी मैं वर्कशॉप पहुंच गया था और मैं टैक्सी से उतर के फटाफट वर्कशॉप के अंदर चले जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंचता हूँ वहाँ भी मैं देखता हूँ कि अरमान भाई खड़े हुए हैं, पर मेरी टार्जन गैरेज में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। मैं अरमान भाई से पूछता हूँ कि भाई टार्जन कहाँ पे है? ओह अच्छा वो तुम आ गए, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, असल में ना टार्जन यहाँ पे नहीं है। मैं उनसे पूछता हूँ अगर टार्जन यहाँ पे नहीं है तो फिर कहाँ पे है? देख तूने अपने टार्जन को 5 दिन के लिए मेरे पास गिरवी रखा था। हाँ और तुझे याद तो होगा मैंने बोला था 5 दिन के अंदर तू पैसे नहीं लौटाएंगा तो गाड़ी मेरी हो जाएगी। बिल्कुल कहा था। 5 दिन में तूने पैसे नहीं लौटाए, नहीं लौटाए तो अब गाड़ी मेरी हो गई। हो तो गई। फिर एक कस्टमर आया जिसको टार्जन पसंद आ गई और मजबूरन मुझे तेरे टार्जन को बेचना पड़ा। और ये सुन के मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं अरमान भाई को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि वो कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं थी। जानता हूँ नॉर्मल गाड़ी नहीं थी, फाइनेंस भी नहीं हो रहा था, उसके ऊपर अगले वाला कैश लेके गया। मैं अरमान भाई से पूछता हूँ कि किसने खरीदा उस गाड़ी को, मुझे उस बंदे का नाम पता, एड्रेस कुछ तो बताओ। मुझे नहीं मालूम उसे किसने खरीदा, वो कैश देके गया और मैंने उसको गाड़ी बेचा। और अब चल फालतूगिरी मत कर, दुबई के ग्राहक आने वाले हैं, निकल। और ये बात सुन के मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान भाई मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, पर अब जो होना था वो हो गया था। तो मैं उदास होकर गैरेज के बाहर जाने लगता हूँ। मैं ये सोच रहा था कि अपने टार्जन को किसी भी तरह अपने पास वापस लाना है, पर इतने बड़े शहर में टार्जन को ढूंढना कोई आसान काम नहीं होगा। अब यही सारे ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे थे, तभी मुझे याद आया कि आज तो 15 तारीख है और मुझे आज दुकान का किराया देना है। तो मैं फटक से अपना फोन निकाल के टैक्सी बुक कर लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ अपनी वर्कशॉप की तरफ। मावेश की वजह से मेरे रिस्टोरेशन के बिजनेस को काफी लॉस हुआ था और इन 15 दिनों में मैं एक भी गाड़ी को रिस्टोर नहीं कर पाया। अब मेरे पास वर्कशॉप का किराया देने तक के लिए पैसे नहीं थे, तो मैं सोच रहा था फटाफट एक बड़ी गाड़ी पे हाथ मारूं और गाड़ी को रिस्टोर करके पूरा वर्कशॉप का किराया निकाल लूं। अब मैं फटाफट अपनी वर्कशॉप में आया था, फिर मैंने टैक्सी वाले को पैसे दे दिए और भागते भागते अपनी वर्कशॉप के अंदर चला गया। पर जैसे ही मैं अपनी वर्कशॉप के अंदर पहुंचता हूँ मुझे दिखाई देता है वही भिखारी आदमी जो असल में वर्कशॉप का मालिक था। मैं उससे पूछता हूँ कि अरे भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो मुझे बोलने लगता है मेरी दुकान है और मुझे से पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? अरे मैं किराया लेने आया हूँ, किराया। मैं उन्हें बोलता हूँ कि इस महीने का किराया मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आप एडजस्ट कर लो। ऐसे कैसे एडजस्ट कर लूँ? जो तारीख पे बोला है वो तारीख पे किराया दो चुपचाप से, और अगर किराया नहीं देना हो रहा ना तो निकलो यहाँ से। ये सुन के मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैंने आपको किडनैपर से बचाया था, कम से कम उस बात का तो ध्यान कीजिए। तो ये बात सुन के वो गुस्सा हो जाते हैं और मुझे बोलने लगते हैं तो क्या ऐसा बताएंगे कि बाबू दिया था ना पैसे बैग भर के मैंने पूरी गाड़ी में लेके गया था ना तो अपनी स्कॉर्पियो में, अब चल सीधा यहाँ से कट ले, नहीं तो मैं पोट्टे बुला था। हाँ अब ये बात सुनने के बाद मैं समझ गया था कि आज का तो मेरा दिन ही खराब है, तो मैं वहाँ से भी निकल जाता हूँ। अब मेरा गैरेज मेरे पास नहीं था, मेरी टार्जन मेरे पास नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में सब कुछ हार चुका हूँ। अब मैं उदास होकर बस रास्ते पे चला जा रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे पास चलाने के लिए कोई गाड़ी तक नहीं बची थी और जो ऑल्टो अमुनात्र से आया था वो तो चलाने के लायक नहीं। अब मैं चलते चलते थक गया था, तो मैंने फिर से एक टैक्सी बुक कर ली और अपने घर पे आ गया। घर में आते ही फौरन अपने बेड पे गया और पसर गया। मेरा आज का दिन काफी बेकार जा रहा था और मैंने टैक्सी में ही 3000 रुपए खर्च कर दिए थे। और यही बात सोच के मेरे दिमाग में ख्याल आता है और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने टैक्सी का बिजनेस शुरू कर दूं। लेकिन नया बिजनेस खोलने के लिए पैसे चाहिए थे और इसके लिए मेरे पास एक जुगाड़ था। मैं फटाफट अपने घर से निकलता हूँ और भागते भागते पहुंच जाता हूँ अपने दोस्त के घर। अपने दोस्त के घर पहुंचते ही मैं देखता हूँ कि उसका चिरकुट बेटा उसकी गाड़ी को साफ कर रहा है। मैं उसे बोलता हूँ कि बेटा आपके पापा कहाँ है, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी ये बात का वो कोई जवाब नहीं देता, तो मैं उससे पूछता हूँ कि बेटा क्या पापा ने नई गाड़ी ली है? पापा ने कहा है फालतू लोगों से बात नहीं करना और ये गाड़ी मेरी है चिरकुट। अब मेरे पास उससे बहस करने का टाइम नहीं था, तो मैं उससे बोलता हूँ कि पापा कहाँ है बता दो। अगर पापा से मिलने आए ना तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। तेरी अरे मतलब घर के पीछे। अब ये बात सुन के मैं फटाफट भागते हुए घर के पीछे चल जाता हूँ और वहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि मेरा दोस्त मस्त मजे से धूप सेक रहा है और मुझे वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि मेरा चिरकुट दोस्त भी यहाँ पे आया हुआ है। अब मुझे देख के मेरा दोस्त खुश होता है और मुझे बोलता है कि आओ आके मेरे पास बैठ जाओ। मैं उसके पास जाके बैठ जाता हूँ और वो मुझे बोलता है कि भाई क्या हुआ, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? सब ठीक तो चल रहा है ना? तो मैं उसे बोलता हूँ कि मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है जिसके लिए मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत होगी और अगर हो सकता है तो थोड़े पैसे मुझे तुम दे दो। तो ये बात सुन के मेरा दोस्त बोलने लगता है अच्छा जरा बता रहा तो तेरा बिजनेस कौन सा है, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ यार। मैं उसे बोलता हूँ मुझे टैक्सी कंपनी का बिजनेस शुरू करना है। यार टैक्सी बिजनेस में बड़ा कंपटीशन है, ऊपर से ड्राइवर लोग भी काफी तराश करते, ये नहीं हो पाएगा यार मेरे से। हे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें बिजनेस का बी भी आता है?
चिरकुट की बात को इग्नोर करके मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि टैक्सी का बिजनेस ना सही तो मेरे पास एक और प्लान है। कौन सा प्लान है तेरे पास? तो फिर मैं अपने दोस्त को समझाने लगता हूँ कि अपन ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। पर अचानक से मेरे दोस्त को कुछ हो जाता है और वो मेरी बात सुने बिना ही खड़े हो जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हो गया, तो मैं बोलता हूँ कि भाई क्या हुआ, तुझे यार आइडिया पसंद नहीं आया क्या? तो वो मुझे बोलने लगता है, देख भाई, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें तुझे हाथ नहीं डालना मैं चाहिए। उसे बोलता हूँ कि भाई क्या हो गया? देख भाई, सबके अपने अपने बिजनेस होते हैं। ड्राइवर का बंगार का बिजनेस है, वो चिरकुट बैठा है उसकी बाप का बिजनेस है, और मेरा भी ऑलरेडी बिजनेस है गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट का, ठीक है ना? तो तू एक काम कर, कुछ नया ढूंढ, बिन फालतू मेरे धंधे में घुसने की कोशिश मत कर, और करना ही है तो मेरे लिए काम कर। 300 रुपए दिन की मजदूरी दूंगा, बोल। बिल्कुल सही कहा, ऐसे काम ही इसके ऊपर सूट करते हैं, नौकर बनने के। क्या बात। और आज से इसका नया नाम ड्राइवर बाबू। टैंकी खाली होना तो मेरी गाड़ी भी चलाने आ जाना। ये सारी बातें सुन के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं उन्हें बोलता हूँ कि भाई मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने दम पे अपना बिजनेस खोल के बताऊंगा और तुमसे कहीं ज्यादा कमाऊंगा। कोई भड़कने की जरूरत नहीं है, तू ही यहाँ पे पैसा मांगने आया, भिखारी साला। मैं उसे बोलता हूँ दोस्त समझ के आया था, लेकिन दुश्मन समझ के मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। वहाँ से जाते जाते मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि मुझे अपना ट्रक का बिजनेस इस पूरे शहर में सबसे बड़ा बनाना है। और वहाँ से जाते समय मुझे उसका बेटा मिल जाता है और मुझे बोलने लगता है, क्यों बे, तेरा काम हो गया क्या? भाग यहाँ से शैतान बाप के शैतान बेटे, वरना तेरी थार में बांध के तुझे नदी में फेंक दूंगा। भाग यहाँ से। अरे मेरा करोगे, मुझे चिल्ला रहा है? अब्बा अब्बा आओ बोला। जा रहा हूँ, तुझे और तेरे बाप को सबक सिखा लूंगा। और इतना कहके मैं उसके घर से निकल जाता हूँ। अब जिस तरह से मेरे दोस्त ने मुझे बेइज्जत करके अपने घर से निकाला था, मैंने सोच लिया था कि भाई मैं अपना ट्रक का बिजनेस सबसे बड़ा बना के रहूंगा और इसके लिए मैं बड़ा से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार था। मैं फौरन भागते भागते बैंक पहुंच जाता हूँ और उसके बाद बैंक मैनेजर को बोलता हूँ कि मुझे अपना घर गिरवी रखना है और उसके बदले मुझे चाहिए लोन। बैंक मैनेजर बोलता है कि वो घर में आके इंस्पेक्शन करेगा और उसके बाद ही मुझे लोन के पैसे देगा। मैं उसकी बात मान जाता हूँ और अगले दिन बैंक मैनेजर घर में आता है, हमारे घर का पूरी तरीके से इंस्पेक्शन करता है और हमारी सारी प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल करने के बाद आखिरकार वो हमें 90 लाख रुपए का लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। बैंक वालों के पास अब मेरे घर के कागज चले गए थे और मेरे बैंक अकाउंट में 90 लाख रुपए